एक लड़की थी जो मसाज पार्लर में काम किया करती थी, उसकी ख्वाहिशें बहुत थी, मगर उसकी इनकम जो थी वो उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों एक दिन ऐसा ही होता है, वो किसी मार्केट में जाती है, मार्केट में जाके जब कुछ सामान खरीदी होती है तो उसकी नज़र सुरेश नाम के एक लड़के पर पड़ती है। दोस्तों सुरेश जो था बड़ा ही हट्टा-कट्टा और नौजवान लड़का था। जब उसकी नज़र सुरेश पे पड़ती है तो वो किसी बहाने से सुरेश के पास पहुँचती है और एक एड्रेस के बहाने उसके पास जाके बातें करना शुरू कर देती है। दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम अर्चना होता है, वो भी बेहद खूबसूरत लड़की होती है और दोस्तों धीरे-धीरे करके यह दोनों आपस में मिलना शुरू कर देते हैं और सूर्य जो था उसे भी अर्चना काफ़ी अच्छी लगती है, तो उन दोनों को मिलना-जुलना ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इनका मिलना-जुलना इनके परिवार वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लड़का कुछ कर नहीं रहा था, वो आईपीएससी की तरफ तैयारी कर रहा था। परीक्षा दे रहा था, वो उसपे पास नहीं हो रहा होता। मगर ल जो लड़की थी अर्चना, वो सोचती थी कि शायद इसकी जब आईपीएससी की तैयारी पूरी हो जाएगी तो हमारे पास पैसे हो जाएँगे, तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूँगी। इसलिए दोस्तों वो अर्चना जो थी वो सुरेश से अपने संबंध आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। मगर दोस्तों जब उनके परिवार वाले इस बात पर राज़ी नहीं होते हैं तो वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। और दोनों भाग के जब शादी करते हैं तो वो फिर में वो दोस्तों सुरेश जो होता है वो कोचिंग सेंटर चलाना शुरू कर देता है और कोचिंग सेंटर से भी उसके पास ज़्यादा आमदनी नहीं हो पा रही थी। वो अपना बस रह-गुज़र ही कर पा रहा था। यह देख अर्चना काफ़ी परेशान थी और वो अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसने जो फ़ैसला लिया था, वो अपने परिवार के विपरीत जाकर लिया था। तो दोस्तों ऐसे ही उनका समय बीतता रहता है, बीतता रहता है, साल डेढ़ साल बीत जाता है, तभी जो सुरेश होता है उसका दोस्त आता है दुबई से। तो यहाँ पर एंट्री होती है एक अंकित नाम के लड़के की, जो दुबई से आ रहा होता है और जो सुरेश का बहुत ही पक्का दोस्त होता है। उसकी दोस्ती उसकी बचपन की दोस्ती थी और वो अपने दोस्त पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था सुरेश। दोस्तों जब अंकित एयरपोर्ट पर उतरता है तो वो सीधा अपने दोस्त से मिलने बीकानेर चला जाता है और वहीं सुरेश के घर जाके बातें करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों वो अंकित की नज़र वहाँ उसकी वाइफ़ अर्चना पर पड़ती है, जो काफ़ी सुंदर थी और वो उसको देख उससे मोहित हो जाता है। वो एकटक उसे देखता ही रहता है। अंकित कहता है सुरेश से कि सुरेश तूने तो मुझे बताया नहीं कि तेरी शादी भी हो गई है, तो मैं भाभी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आता। तो उसने कहा था यार हमारी शादी जल्दबाजी में हो गई और इसलिए हम किसी को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि हमने भाग के लव मैरिज की है। तो दोस्तों अंकित कहता है यार कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, जब आप दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हो तो इसमें कोई बात नहीं। तो जो अंकित होता है वो अपने दोस्त सुरेश से कहता है दोस्त मुझे मैं यहाँ पे इंडिया एक काम से आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे गाड़ियों का बिज़नेस करना है और मुझे यहाँ बहुत बड़ा शोरूम खोलना है। तभी दोस्तों जो सुरेश की जो वाइफ़ होती है अर्चना, वो एकदम ही चौंक जाती है। वो उसकी चेहरे को देख अंकित बोलता है, "क्या हुआ भाभी? आप ऐसा क्या हो गया जो आप एकदम चौंक गई?" तो दोस्तों वो बताती है अर्चना कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी एक अच्छी गाड़ी घूमूँ। मगर दोस्तों जैसे ही ये बातें सुनता है सुरेश, तो एकदम वो अपनी वाइफ़ पे गुस्सा करना शुरू कर देता है, या तू तो कोई भी आती है और किसी के भी सामने अपनी ख्वाहिशें रखना शुरू कर देती है। तो दोस्तों अंकित जो होता है वो सुरेश से कहता है कि यार ये तो तू मेरी बेइज़्ज़ती कर रहा है इस बारे में, कि मैं तो तेरा भाई दोस्त नहीं भाई जैसा हूँ। तो ये भाभी ने अगर कोई बात रख भी दी तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो दोस्तों वो अपनी भाभी से वादा करता है, भाई मैं आपको एक इतनी बढ़िया कार दूँगा कि आप बस देखते रह जाएँगे और ये मेरी आपकी मेरा गिफ्ट होगा आपको मेरा शोरूम खुलने की वजह से। सुरेश काफ़ी मना करता है दोस्तों, मगर उसकी भाभी एक बार भी जो होती है अंकित की, वो मना नहीं करती है और वो एकटुक बस अंकित को ही देखती रहती है। तो दोस्तों काफ़ी समय गुज़र जाता है। अब डेली उनका रूटीन जो था अंकित का जो था, वो उसके घर पर आना-जाना होता है और जब अंकित होता है तब भी आना-जाना होता है, जब अंकित नहीं होता तब भी उसका आना-जाना होता है। तो एक दिन क्या होता है, अंकित एक कार का कार्ड लेकर आता है और वो दिखाता है कि भाभी आप बताइए आपको इसमें से कौन-सी कार पसंद है? तो दोस्तों भाभी जब उस कार्ड को देखती है तो वो उसे उसकी आँखें चौंध जाती है और वो कहती है कि मुझे तो सिर्फ़ यही कार पसंद है। और तो अंकित कहता है कि भाभी कोई टेंशन नहीं है आपके लिए, भाई अब मैं यही कार ला के दूँगा। तो हफ़्ते 2 हफ़्ते होते हैं, वो अंकित जो होता है वो एक नई कार लाके दरवाजे के आगे खड़ी कर देता है। वहाँ पे उस समय सुरेश घर पे होता नहीं है और सुरेश की गैर मौजूदगी में उसकी भाभी कहती है कि ये तुमने कार लिया है और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप इतनी बढ़िया कार लेकर आओगे। तो अंकित कहता है कि भाभी आप मेरी बात पे यकीन करना कर लिया करो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सच ही बोलता हूँ। इस सच में एक कार लेकर आता है और वो अपनी भाभी से बोलता है, भाभी आप आइए और इस कार की टेस्ट ड्राइव करती है। दोस्तों उस समय सुरेश घर पर नहीं हो रहा था और जो अर्चना होती है वो कहती है कि अभी तो सुरेश घर पे नहीं है, तो हम कहीं टेस्ट भी करने नहीं जा पाएँगे। तो अंकित कहता है कि आप भाभी टेंशन मत लीजिए और जो सुरेश जो है वो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है, वो बिल्कुल भी इस बात पर गुस्सा नहीं करेगा। तो दोस्तों वो
कार में बैठ के एक लॉन्ग ड्राइव करने चले जाते हैं और लॉन्ग ड्राइव करने के बाद जो अंकित होता है वो कार एक रेस्टोरेंट के पास रोकता है और रेस्टोरेंट पे थोड़ी देर बैठ के खाना खाते हैं और वहाँ से उनकी बोलचाल और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उसका हँसी-ठोला और उनमें ऐसा बॉन्डिंग बन जाती है कि बस पूछो ही मत। दोस्तों जब वो घर से वापस लौट रहे होते हैं तो अब वो अंकित जो था वो अपनी भाभी के इधर-उधर टच कर रहा होता है। तो वो भाभी भी उसका साथ उसमें दे रही होती है और वहाँ से उनका प्यार जो होता है वो परवान चढ़ना शुरू कर देता है। दोस्तों जब वो घर पहुँचते हैं कार लेकर तो वहाँ पर सुरेश बैठा हुआ होता है और सुरेश अर्चना को घर में ना पाकर बड़ा गुस्सा हो रहा होता है और अर्चना कार से उतर रहे होते हैं तो सुरेश बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है। तो सुरेश को थोड़ी-सी तसल्ली पड़ती है शायद चलो अर्चना ठीक है और वो अंकित के साथ है। क्योंकि दोस्तों वो उस पर इसलिए शक नहीं कर रहा था क्योंकि अंकित उसका बचपन का दोस्त था और वो उसे अच्छी तरह से जानता भी था। दोस्तों यहाँ पे मैं अंकित के बारे में बताना चाहता हूँ, अंकित की शादी हो चुकी थी और उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स भी दे दिया था जिससे वो अब अकेला ही रहता था। ये बात अभी तक सुरेश को नहीं पता थी। अब दोस्तों दोनों के दोनों दोस्त बैठ के शराब पीते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं और बैठ के पार्टी करने के दौरान वो काफ़ी शराब भी पीते हैं। और शराब पीने के बाद जब वो अपने घर की तरफ चल रहा होता है तो तभी अंकित क्या होता है सुरेश को अपनी जो कार लेके आया था उसकी चाबी सुरेश को देता है। सुरेश कहता है यार ये ठीक नहीं है और ये मेरे बजट से बाहर है और कृपया करके आप इसे वापस ही अपने पास ही रखिए। तो दोस्तों वहाँ पे अर्चना तभी बोल पड़ती है कि जो कोई गिफ्ट देता है उसे मना नहीं करना चाहिए। तो इसकी ये बात देख वो सुरेश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है मगर वो कर भी क्या सकता था क्योंकि वो जो उसका जो था अंकित वो बचपन का दोस्त था, वो उसे मना भी नहीं कर पाता और वो कार को रख लेता है। अब दोस्तों अब अंकित और सुरेश जो है वो काफ़ी दिनों तक बैठते हैं और बैठ के शराब पीते हैं और अब उनका साथ उसमें अर्चना भी दे रही थी। अर्चना भी उनके साथ बैठ के दारू पीती थी। तीनों के तीनों अब रोज़ की रोज़ बैठते, दारू पीते और रोज़ाना ऐसे ही पार्टी किया करते थे। दोस्तों इस पार्टी के दौरान अर्चना और जो अंकित था उसका जो मेल-मिलाप था काफ़ी अच्छी तरह से घुल-मिल चुके थे और वो अब एक-दूसरे से बहुत बेइंतहा प्यार भी करने लगे थे क्योंकि अंकित के पास बहुत ज़्यादा पैसा था और सुरेश कुछ भी नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास वो जो भी कुछ कमाता वो थोड़ा बहुत ही उससे उसका और जो ख्वाहिशें थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब अंकित आता और सुरेश घर पे नहीं होता था तो अंकित जो था अर्चना को लेकर काफ़ी दूर-दूर तक घूमता फिरता था। ये बातें दोस्तों किसी से छुपती तो है नहीं थी। ऐसे ही दोस्तों मोहल्ले में पता चलना शुरू हो गया था कि ये कोई आदमी आता है और जब इसका पति नहीं होता जब ये आता है। तो दोस्तों ये बातें धीरे-धीरे करके सुरेश को भी पता चल जाती है और सुरेश भी धीरे-धीरे अपनी पत्नी पर शक भी करता पत्नी पर शक करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था, सबूत ना होने के कारण वो अपनी पत्नी से या अपने दोस्त से कुछ कह भी नहीं सकता था। मगर दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक पड़ोस में ही एक सुरेश का दोस्त होता है और वो उसे सब कुछ बातें बता देता है जब वो अंकित उसके घर पर आता है, जब उसका अंकित घर पे नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों अंकित थोड़ी देर पहले ही अपने जो कोचिंग में गया था और उसके बाद जैसे ही अंकित आया तो उसके दोस्त ने उसे खबर कर दी कि यार देख अंकित आया है। तो दोस्तों उसका दोस्त जो होता है वो सारी की सारी बातें सुरेश से बता देता है कि तेरे जाने के बाद अंकित घर पर आया है और अब वो दोनों ही घर में अकेले हैं। अपनी बाइक उठाता है और सीधा अपने घर पहुँच जाता है। दोस्तों वो घर में तो नहीं घुसता मगर खिड़की में से देख लेता है कि इनके बीच अब क्या चल रहा है। दोस्तों उनके बीच अब प्यार इतना परवान चढ़ गया था कि वो उनके बीच शारीरिक संबंध भी हो गए थे। तो दोस्तों ये इनके शारीरिक संबंध देख वो काफ़ी निराश होता है और वो वापस कोचिंग सेंटर चला जाता है और वहाँ पर जाके खूब दारू पीता है। अब दारू पी के वो घर पे आता है तो वो आके अर्चना को बहुत मारता है। दोस्तों अब अर्चना की जब वो ढंग से पिटाई करता है तो अगले दिन अर्चना जो होती है वो रोती रहती है और फिर आता है और वो अंकित को सारी की सारी बातें बता देती है, जो भी अगले दिन पहले दिन उसके साथ हुई थी। तो दोस्तों वो अंकित कहता है कि यार तू टेंशन मत ले, मैं सुरेश को जानता हूँ, उसका गुस्सा बड़ा ही ठंडा है, वो थोड़ी देर बाद ही ठंडा हो जाता है। मगर फिर भी तू टेंशन मत ले, मैं उसको जानता हूँ, उसे ठीक कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों वो जानता था कि सुरेश की कमज़ोरी की उसकी कमज़ोरी क्या है, शायद उसकी कमज़ोरी इसका उसे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसे पैसे दे दूँगा ताकि वो अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करेगा और वो कुछ बोलेगा भी नहीं। दोस्तों अंकित अगले दिन क्या करता है, अंकित अगले दिन 5 लाख रुपए लेके जाता है सुरेश के पास, उसके कोचिंग सेंटर और उसके हाथ में जाके थमा देता है। तो तभी सुरेश गुस्से में तो हो रहा था मगर वो तभी फिर भी पूछ लेता है कि ये 5 लाख तू मुझे क्यों दे रहा है? तो वो कहता है कि दोस्त तुझे नहीं पता है कि मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद मेरा तलाक हो गया था और मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था और उसमें कुछ खुशी मुझे भाभी ने दी तो वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ना उसमें गलती अर्चना की है। तो इस अकेलेपन में क्या हुआ कि मुझे अर्चना पसंद आ गई और मेरे साथ उसके साथ जो भी संबंध हुए मैं नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता चले, इसलिए मैं तेरे पीछे आ जाया करता था।
मगर फिर भी क्या दोस्त तू एक काम कर ये 5 लाख रुपए रख और मुझे माफ़ कर। और दोस्तों 5 लाख रुपए जैसे ही उसके हाथ में आते हैं तो यहाँ पर अंकित का जो ईमान है वो भी सुरेश का जो ईमान है वो डोल जाता है। और ये सुरेश का ईमान इस कदर डोल जाता है, अब वो सोचता है कि अब मेरी जो पैसे की जो मशीन है वो मेरी पत्नी है। दोस्तों अब सुरेश क्या करता था कि जब भी अपने घर में जाता था तो अंकित को फ़ोन करके बुलाता था और अंकित से पैसे भी काफ़ी उसने ऐंठने का प्रोग्राम बना रखा था। अब दोस्तों अंकित और जो अर्चना थी अब वो दोनों बैठे अब तीनों बैठकर खूब दारू पिया करते थे। और दोस्तों अंकित जो था वो अब सुरेश के सामने ही वो सब काम किया करता था जो एक पति-पत्नी के बीच संबंध होते हैं दोस्तों। मगर फिर भी अब क्योंकि सुरेश अपनी सारी इज़्ज़त जो था वो गँवा चुका था और उसने अपना ईमान बिल्कुल इस कदर गिरा दिया था और पूछो मत। तो मगर दोस्तों क्या होता है एक दिन सुरेश जो था वो कोचिंग सेंटर जा रहा होता है और उधर अंकित अर्चना के पास बैठा होता है तो अर्चना कहती है कि अब मुझे तुम्हारे से ही शादी करनी है क्योंकि वो मेरी कोई भी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता है। तो अंकित इस बात से राज़ी हो जाता है और वो कहता है कि सुरेश के पास जाता है, सुरेश से जाके कहता है सुरेश अब एक काम कर तुझे जो भी मोटी रकम चाहिए तू मुझसे बता 30-40 लाख मैं तुझे दे दूँगा और तू अब एक काम कर अर्चना को तू जो है डिवोर्स दे दे। तो क्योंकि मैं उससे शादी कर लूँगा। मगर दोस्तों सुरेश जो था वो बिल्कुल भी इस बात से राज़ी नहीं था क्योंकि अब उसका अगर वो ऐसा कर लेता तो उसकी जो पैसों की जो खेप थी आने की वो उसकी ख़त्म हो जाती और उससे उसको काफ़ी दिक्कत में आ जाता। मगर दोस्तों इसकी बात ना करते फिर भी वो इस बात को नहीं कहता और फिर भी आपस में दो तीनों बैठ के दारू खूब पीते हैं। तो दोस्तों अगले दिन अर्चना अंकित से कहती है अंकित ये सुरेश तो इस बात को नहीं मानेगा अब क्या करें? तो फिर अंकित कहता है अब हमें एक ही काम करना होगा, हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। अगर ये रास्ते से नहीं हटेगा तो ना तो तुम और मैं शादी कर पाएँगे। तो दोस्तों क्या होता है उस रात बैठ के तीनों के तीनों खूब दारू पी रहे होते हैं। तो वो अर्चना बोलती है कि अब हमें क्या करना होगा? तो अंकित जब कहता है कि मैं तू टेंशन मत ले मैंने इस दारू के अंदर जो था इसके गिलास के अंदर मैंने नींद की गोली मिला दी है और नींद की गोली मिलाने के बाद अब ये थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाएगा और हम इसे मार देंगे। तो दोस्तों हुआ भी ऐसा वो दारू पी के नशे में वो बेहोश हो जाता है और वो क्या करती है अर्चना उसके तकिया उसके मुँह पे रखती है और उसका गला दबा देती है। जिससे दोस्तों वो तुरंत ही मर जाता है और अब अंकित अपने घर चला जाता है और घर में एक डेड बॉडी पड़ी होती है और अर्चना बिल्कुल सामान्य स्थिति में पूरी रात अपनी मरे हुए पति के साथ ही बैठी रहती है। और दोस्तों वो जो उसने अपराध किया था, उसे छुपाने के नए-नए रास्ते ढूँढती रहती है। तो दोस्तों क्या वो सुबह के टाइम होती है और वो उसके लिए बाकायदा चाय बना के लेकर आती है और जब वो चाय नहीं पीता है तो वो वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देती है। शोर की आवाज़ सुन पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद क्या होता है कि वो उनमें से कोई एक पुलिस को फ़ोन कर देता है। तो जब सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस की आँखें फटी की फटी रह जाती है इस सच को देखकर। तो दोस्तों ये सच था क्या? इस बारे में हम आपको इस कहानी सुनाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको प्यारी-प्यारी और मज़ेदार कहानी सुनाता रहता हूँ। दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ-साफ पता चल जाता है कि इसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं है और ये हत्या है और तो दोस्तों पुलिस का शक सीधा उसकी वाइफ पर ही जाता है। तो दोस्तों पुलिस क्या होती है कि उसका सारा का सारा काला चिट्ठा निकालना शुरू कर देती है। दोस्तों उसका फ़ोन कॉल रिकॉर्ड उसमें देखती है तो दोस्तों वो और गली मोहल्ले में काफ़ी पता करती थी। तो दोस्तों गली मोहल्ले वाले बता देते हैं कि एक लड़का आता है जो अंकित नाम है उसका और वो इन तीनों ये तीनों आपस में पार्टियाँ किया करते थे। तो दोस्तों अब वो तीसरा जो तो अंकित जो था उसका अब पुलिस उसका भी नंबर ट्रेस पे लगा देती है। और दोस्तों दोनों अब तीनों का ही नंबर जब ट्रेस पे लगता है तो दोस्तों जिस दिन उसकी डेथ हुई थी और तीनों का लोकेशन एक दिन पाया जाता है। तो दोस्तों जो पुलिस होती है वो जो सुरेश के जो जहाँ पे वो इंस्टीट्यूट था तो वो वहाँ पे जाके पता करती है तो वो बता देते हैं कि सुरेश का और अर्चना के बीच शायद संबंध ठीक नहीं थे। तो दोस्तों पुलिस बिल्कुल भी देर नहीं करती है और पुलिस जाके अर्चना को गिरफ्तार कर लेती है। तो गिरफ्तारी के बाद अर्चना जो बताती है दोस्तों उससे सभी के सभी भोचके रहते हैं। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य ये है कि आप जीवन में सतर्क रहें और जागरूक रहें। तो दोस्तों ऐसी ही एक कहानी मैं कल आपको फिर सुनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।